बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम अरशद शरीफ शहीद के केस के हवाले से बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका सोमोटो वगैरह लिया है। सुप्रीम कोर्ट अचानक से इतनी अच्छी कैसे हो गई, ये तमाम तर चीजें हम इस ऑडियो लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज जो मैं यहाँ पर बात करने की कोशिश करूंगा जो कि ज्यूरिसडिक्शन का मसला, कि पाकिस्तान के अंदर तो ये केस हुआ ही नहीं तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं होती, इससे क्या होता है, ये तमाम तर चीजें हम इस ऑडियो लॉग में डिस्कस करेंगे। और ये जिस थाने के अंदर FIR काटी गई है और उनकी फैमिली की मुद्दत में नहीं काटी गई है, इस चीज को हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। ये बेसिकली बहुत ज्यादा एक लीगल और टेक्निकल डिस्कशन होगी कि ये सुप्रीम कोर्ट कहां पर इस मामले को लपेटने की कोशिश कर रही है और ये अचानक से सुप्रीम कोर्ट क्यों इसी केस का सोमोटो एक्शन लेकर बैठी हुई है। ये तमाम तर चीजें मैं इस ऑडियो लॉग में डिटेल से डिस्कस करूंगा। मैंने पहले भी कहा था, अभी कह रहा हूं, ये ऑपरेशन रिजीम चेंज सारा का सारा आपकी पीपल्स पार्टी ने प्लान किया हुआ था। पीपल्स पार्टी ने अपने सारे के सारे बंदे आर्मी के अंदर प्लांट किए, उसके बाद उन्होंने अपने सारे के सारे बंदे दूसरे इंस्टीट्यूशन यानी इलेक्शन कमीशन के अंदर प्लांट किए, फिर उन्होंने अपने थोड़े बहुत बंदे जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान के अंदर प्लांट किए। अब ये पहले अपने बंदे इंस्टीट्यूशंस के अंदर प्लांट करते और लोगों के सामने आकर कहते हैं कि हम लोग तो न्यूट्रल है, हम लोग तो प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस है, हम लोग तो यहाँ पर फ्रीडम की बात करते हैं, हम तो यहाँ पर आजादी की बात करते हैं, हम तो यहाँ पर जमहूरियत की बात करते हैं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी ये नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ हाथ भी मिलाते हैं, ये जुडिशरी को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं और ये सहाफियों को भी मरवाते हैं। सिंध के अंदर कितने सहाफी इन्होंने मरवा दिए, लेकिन फिर भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई वगैरह नहीं होती क्योंकि इनके ताल्लुकात अमेरिका के साथ बहुत अच्छे, इनके ताल्लुकात वेस्टर्न के साथ बहुत अच्छे और इन्होंने वेस्टर्न्स के साथ ताल्लुकात कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर बनाए हुए हैं, मतलब कुछ ले देकर बनाए हुए, मतलब वो ताल्लुकात ऐसे नहीं बनाए हुए कि वो वेस्टर्न्स इनको अनकंडीशनल सपोर्ट कर रहे हैं। वेस्टर्न्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये अपनी आइडियोलॉजी को वेस्टर्न आइडियोलॉजी से ही इंस्पायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न आइडियोलॉजी अगर चाहती है पाकिस्तान के अंदर गेज लेस्बियन वगैरह के कानून हो तो ये प्रमोट कर देंगे। इनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि इस्लामिक आइडियोलॉजी क्या है, बस वेस्टर्न आइडियोलॉजी को इन्होंने पाकिस्तान के अंदर नाफिज करना है। अमेरिकन गेज और लेस्बियन के कानून बनाने को कहेगा तो बिलावल जरदारी बिल्कुल भी मना नहीं करेगा, वो यहाँ पर यही कानून प्रमोट कर देगा। फ्रेंकली स्पीकिंग, बिलावल ने तो अपनी जिंदगी में एक बार भी कुरान नहीं पढ़ा होगा, कलमा भी पढ़ना नहीं आता होगा। ये मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ आप सबके सामने। सो वेस्टर्न एलाइज को अच्छी तरीके से पता है कि ये ही वो पार्टी है जो हमारा एजेंडा कैरी आउट कर सकती है पाकिस्तान के स्टेट के अंदर। सो इसीलिए वो इनको अनकंडीशनल सपोर्ट वगैरह देते हैं। हालांकि वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को अच्छी तरीके से पता है कि ये पार्टी कितनी करप्ट है, ये पार्टी कितनी नॉन डेमोक्रेटिक है, ये पार्टी किस तरह से लोगों को मरवाती है, ये पार्टी किस तरह से स्टेट इंस्टीट्यूशन को अब्यूज करती है, मोनोपोलाइज करती है, अपने फेवर में इस्तेमाल करती है, इस पार्टी की फाइनेंशियल करप्शन कितनी है, इस पार्टी के अंदर टेररिज्म विंग कितने हैं, ये सारी की सारी चीजें वेस्टर्न एलाइज को पता होगी। लेकिन मसला यह है कि वेस्टर्न एलाइज के पास कोई भी ऐसी पार्टी अवेलेबल नहीं है जो इस तरह से खुद को सेल ऑफ करे वेस्टर्न आइडियोलॉजीज के मुताबिक। एक पार्टी है जो कि मुस्लिम लीग नून, वो भी थोड़ा बहुत रिलक्टेंट होती है क्योंकि उसका वोट बैंक पंजाब के अंदर आता है, पंजाब के वोट बैंक के अंदर थोड़ा बहुत रिलीजियस फैक्टर भी आ जाता है, जिसकी वजह से वो वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को इस तरह से प्रमोट वगैरह नहीं कर सकती। इसीलिए वेस्टर्न आइडियोलॉजीज मोस्टली रिलाय करते हैं आपकी पीपल्स पार्टी के ऊपर और पीपल्स पार्टी वेस्ट के ऊपर, और इसीलिए ये एक दूसरे के जो दहशतगर्दी वाले काम है छुपाते फिर रहे। इसीलिए आपको पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक भी पीपल्स पार्टी के अंदर हुई थी क्योंकि पीपल्स पार्टी ने इनको कार्ड ब्लेंच दिया हुआ था, इनको फ्री लाइसेंस दिया हुआ था कि जितने मारने पश्तून मारते फिरो। और उसके बाद पश्तून तहफ़्फ़ुज़ जैसी मूवमेंट जो कि वेस्ट ने लॉन्च की, उसके साथ एलाइज वगैरह करके खुद को एक सेफ एग्जिट देने की कोशिश करें। हालांकि पश्तूनों को सबसे ज्यादा जो मारा है वो पीपल्स पार्टी ने मारा है। इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका का नेटवर्क वगैरह फैला था वो भी पीपल्स पार्टी ने फैलाया हुआ था। अब मैं ये सारी की सारी पीपल्स पार्टी के हवाले से आपको बातें इसलिए बता रहा हूं कि पीपल्स पार्टी कितनी ताकतवर है। अमेरिका इसकी पीठ के पीछे खड़ा रहता है, यूरोपियन यूनियन इसकी पीठ के पीछे खड़ी रहती है क्योंकि पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी और वेस्टर्न आइडियोलॉजीज बिल्कुल सेम है। अब बेनजीर भी बिल्कुल एग्जैक्ट ही सेम आइडियोलॉजी वगैरह रखती थी। अब मैं आपको बताता हूं क्रिटिकल पॉइंट। जब बेनजीर की डेथ हुई पाकिस्तान के अंदर, वो भी रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म लोगों ने करने की कोशिश की जो कि मोस्टली पाकिस्तान आर्मी ने स्पॉन्सर किए थे। मतलब बेनजीर को मराने के पीछे भी पाकिस्तान आर्मी का हाथ था, ये सबको पता है। ये जनरल एजाज शाह जो था, ब्रिगेडियर एजाज शाह, ये था जनरल हामिद गुल था, ये आपका जनरल मुशर्रफ था, और इन्होंने कुछ पंजाबी तालिबान वगैरह हायर कर दिए जिन्होंने बेनजीर को जाकर ठोक दिया। बिल्कुल इसी तरह से इस वक्त मेजर जनरल फैसल नासिर नूली के साथ ताल्लुकात बनाते हुए कुछ लोगों को हायर कर रहा है जो उन्होंने इमरान खान के ऊपर गोलियां चलाई और जिन लोगों ने कीनिया के अंदर अरशद शरीफ को शहीद किया। ये बेनजीर के टाइम के ऊपर भी ऐसे ही हुआ था और यही वजह है बेसिकली रिलीजियस एलिमेंट से पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा नफरत करती है। वजह यही है कि वो सारे के सारे इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान आर्मी के हाथों, जैसे TLP इस्तेमाल हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ धरना देने के लिए इस्लामाबाद के अंदर क्योंकि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन वगैरह चाहिए थी। सो इसीलिए पीपल्स पार्टी इन तमाम तर लोगों से नफरत करती है, रिलीजियस एलिमेंट से, और वो बहुत ज्यादा वेस्टर्न आइडियोलॉजीज के साथ ज्वाइन करती है क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान आर्मी इन तमाम तर लोगों को इस्तेमाल करती है अपने फायदे के लिए। सो ये जो बेनजीर की असैसिनेशन वगैरह हुई थी, तो बेनजीर को जो सबसे ज्यादा गारंटी दी थी वो कोंडोलीजा राइस ने गारंटी दी थी, वो
वो वहाँ की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, बड़ी पावरफुल सेक्रेटरी थी। मसला यहाँ पर यह हुआ कि जब कोंडोलीजा राइस ने गारंटी दी हुई थी बेनजीर को, फिर भी पाकिस्तान आर्मी बाज ना आई और उन्होंने बेनजीर को शहीद करवा दिया। तो अल्टीमेटली बेनजीर की इन्वेस्टिगेशन यूनाइटेड नेशन ने भी की, बेनजीर की इन्वेस्टिगेशन स्कॉटलैंड यार्ड ने भी की। फिर भी आप देखें ये कितनी कनिंग आर्मी है कि इन्होंने एक भी सबूत नहीं छोड़ा बेनजीर के हवाले से। जिन लोगों के पीछे पीपल्स पार्टी गई, मतलब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ चुकी थी और पीपल्स पार्टी उन लोगों के पीछे गई कि कौन तालिबान के लोग थे, कहां से आए थे, उनके हैंडलर्स वगैरह कौन थे। जब उनके पीछे जाते तो वो सारे के सारे लोग मार दिए गए। किसी के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक हो गया, किसी को पकड़ के मार दिया, किसी को कहां पर मार दिया। मतलब पीपल्स पार्टी के हाथों में कोई भी सबूत वगैरह नहीं आने दिया गया। तो ये वाला किस्सा मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि ये इतने ताकतवर लोग हैं कि अगर गवर्नमेंट आपकी भी हो तब भी ये सारी की सारी चीजें उल्टे तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं और कोई भी सबूत आपके हाथ में नहीं आने देते। आप इसको छोड़ दे बेनजीर की शहादत को, आप सोचिए कि बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी और शहीद मुर्तजा भुट्टो कराची के अंदर उसको गोलियां मारकर पाकिस्तान की पुलिस ने, सिंध पुलिस ने शहीद कर दिया। अब मुझे कोई बताए मुर्तजा भुट्टो को जो शहीद कर दिया गया वो किसने किया और पुलिस वाले के अंदर इतनी हैसियत कैसे आई, इतनी हिम्मत कैसे आई कि मुर्तजा भुट्टो को शहीद कर सके, जबकि उसकी बहन प्राइम मिनिस्टर है। फिर भी पुलिस वालों ने गोलियां चलाकर मुर्तजा भुट्टो को शहीद कर दिया। ये भी तो आप देखें ना किस्सा। अब आप उस 1996 वाले किस्से को पाकिस्तान के आज के दौर के किस्से के साथ मिलाकर देखें कि आज इमरान खान की गवर्नमेंट है पंजाब के अंदर और इमरान खान एक FIR तक दर्ज नहीं करवा सकता और पुलिस वाले किसके कहने के ऊपर FIR काटते फिर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप इस्लामाबाद पुलिस को कि FIR काटो, तो इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी मुद्दत में FIR काट ली। इसी तरह से पंजाब पुलिस ने भी अपनी मुद्दत में FIR काट ली। और ये आप देखें, आप उस 1996 मुर्तजा भुट्टो शहीद के केस के साथ मिलाकर देखें कि उस टाइम के ऊपर बेनजीर प्राइम मिनिस्टर थी, फिर भी पुलिस वाले प्राइम मिनिस्टर के भाई के ऊपर गोलियां चलाकर उसे मार देते, उसे वहीं पर रखते ताकि वो उसकी जान चली जाए। सो ये पुलिस वाले किसके कहने के ऊपर उस वक्त काम कर रहे थे? उस वक्त भी जनरल हमीद गुल था और ये सारे के सारे जनरल थे जिनके कहने के ऊपर ये सारे के सारे काम हो रहे थे। ISI के कंट्रोल में थे ना सारी की सारी पुलिस, आज भी ISI के कंट्रोल के अंदर है सारी की सारी पुलिस। सो ये बात मुझे उस तरफ लेकर आती है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने सारा का सारा केस खुद लिया है, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट को कहीं से इजाजत दी गई है कि आप लोग ये सारा का सारा केस ले लीजिए। जो बातें यहाँ पर हो रही हैं पीपल्स पार्टी के सर्किल के अंदर ये हो रही हैं कि हम इस केस के थ्रू मुस्लिम लीग नून को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे और मुस्लिम लीग नून हमें जिस तरह से डिच करने के बारे में सोच रही है, हम उन्हें बिल्कुल भी डिच वगैरह करने नहीं देंगे, बल्कि हम ये केस उनके ऊपर एक तलवार की तरह लटका के रखेंगे। मतलब उनको कोई मोहब्बत नहीं है अरशद शरीफ शहीद की शहादत से, उनके केस की जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन करने से, बल्कि उनको ये है कि ये सारा का सारा केस इसी तरह से चलता रहे जिसके वजह से मुस्लिम लीग नून के ऊपर प्रेशर बना रहे। उसके बाद जो दूसरी तरफ का ओपिनियन है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है और मेजर जनरल फैसल नासिर का ओपिनियन है, वो ये है कि हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि ये केस वगैरह ले लीजिए और इसके अल्टीमेट नतीजे में ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेट कर लेगी और हमें एक कार्ड ब्लैंच दे देगी, हमें एक फ्री लाइसेंस दे देगी, हमें ये एक अप्रूवल दे देगी सुप्रीम कोर्ट के यार ये लोग तो शामिल ही नहीं है, वो एक एक्सीडेंट था। सुप्रीम कोर्ट अपनी तमाम तरह इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये साबित करने की कोशिश करेगी कि ये एक एक्सीडेंट है, इसलिए पाकिस्तान इस तमाम तरह केस को दबा दे। सुप्रीम कोर्ट किन मामलात के ऊपर जाएगी, किन मामलात के ऊपर नहीं जाएगी, ये डिसाइड करता है चीफ जस्टिस के इंटेंशंस के ऊपर। चीफ जस्टिस ने जिस तरह की बेंच बनाई है ना, ये वही बेंच बनाई है चीफ जस्टिस ने जो उन्होंने 10 अप्रैल के फैसले के हवाले से बनाई थी, जिसमें उन्होंने कासिम सूरी के फैसले को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया था। अब कासिम सूरी के फैसले को नल एंड वाइड उन्होंने भी एजेंसियों के कहने के ऊपर किया था, हालांकि कानून के मुताबिक उस फैसले में कोई कबाद नहीं थी। पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ ही जा रहा था ना, इलेक्शन आपकी अल्टीमेट लेजिटिमेसी होती है, आपका अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट होता है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट ही इलेक्शंस करती हैं, लेकिन इलेक्शन का रास्ता रोकना ही अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने एक इलिजिटिमेट काम किया, एक इलीगल काम किया, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर किया हुआ है, लेकिन ये कुछ लोग पॉइंट आउट नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट की इज्जत नीचे आ जाएगी। इसी तरह से ये चीफ जस्टिस वो सारी की सारी बेंच बनाकर बैठा हुआ है। मुझे जो सबसे ज्यादा लगता है ना कि ये इस केस को रफा दफा करने के लिए बैठा हुआ है, इस केस के अंदर बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज लीगैलिटीज वगैरह लाकर खड़ी कर देगा और उसके बाद कहेगा कि यार यहाँ पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, सबूत मिट चुके, तो इस केस को रफा दफा करो। इसीलिए मेजर जनरल फैसल नासिर वाले लोग और मुस्लिम लीग नून के लोग खुश बैठे हुए हैं कि इस केस का मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसको रफा दफा करने के चक्कर में बैठी हुई है। और इस चीफ जस्टिस के हटने के बाद जस्टिस काजी फायजी सारा वो तो अलग से ही मतलब अंधा जज है। अगर नवाज शरीफ सरेआम किसी को गोली मार दे और केस चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब की अदालत में चला जाए, जस्टिस काजी फायजी साहब पता है क्या कहेगा? नवाज शरीफ ने गोली ही नहीं मारी, बंदूक खुद ब खुद चल गई। सो चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब उस तरह का अंधा जज है। सो ये केस को इस तरह से लटकाने के बारे में सोच रहे हैं। बाकी जो पाकिस्तानी अवाम ने उम्मीदें लगाई हुई है इस केस के हवाले से कि यार यहाँ पर इंसाफ होगा, सुप्रीम कोर्ट आ गई है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, कुछ भी नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा था कि आपके इंस्टीट्यूशन टोटली रोटन है, कुछ भी हासिल नहीं होगा इन तमाम तर केसेस से या इंक्वायरी से या किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर से कुछ भी
हासिल नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान का एक ही वाहिद इंस्टीट्यूशन है जो पाकिस्तानी अवाम बनाती है, वो है पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि हम लोगों को मुंतखब करके भेजते हैं इन ऐवानों के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, और इनको ताकतवर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या हैसियत होती है चीफ जस्टिस की फॉरेन के कंट्रीज के अंदर जहां पर एक प्रॉपर डेमोक्रेसी होती है? चीफ जस्टिस को कान से पकड़कर पार्लियामेंट बुला लेती है कि बताओ कि यहाँ पर क्या फैसला हुआ है, क्यों फैसला किया है ये फैसला। उन तमाम तर जजेस की अकाउंटेबिलिटी होती है पार्लियामेंट के सामने। पार्लियामेंट उन्हें बुलाकर पूछती है कि ये फैसला दिया तो किस तरह से फैसला दिया है, किस कानून के मुताबिक फैसला दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह के फैसले देते हुए? तुम कहां थे जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही थी? सो ये वो चीजें होती हैं जो आपकी पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पार्लियामेंट को कोई ज्यादा ताकत देना ही नहीं चाहता, कोई इंपावर करना ही नहीं चाहता। यहाँ पर तो हालत ये है, पार्लियामेंट को तो छोड़िए, सेनेटर को पकड़ के घसीट कर बलूचिस्तान लेकर गए। अब ये तमाम तर डिस्कशन ला रही है मुझे इमरान खान के ऊपर। इमरान खान को मैंने बार बार कहा है कि अपनी पार्टी के नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि आपको काम ही यही आने वाली है। पंजाब गवर्नमेंट गई ना, देखे आपकी बात ही नहीं मान रहा चौधरी परवेज इलाही, तो फिर क्या होगा? चौधरी परवेज इलाही अल्टीमेटली मुस्लिम लीग नून के साथ बैठ जाएगा, 1 महीने नहीं तो 2 महीनों के अंदर जाकर उनके साथ ही बैठ जाएगा, 1-2 महीनों के अंदर। फिर क्या होगा? फिर आपके ऊपर और क्रैकडाउन करने की कोशिश की जाएगी, फिर आपको और दबाने की कोशिश की जाएगी, तो फिर आपको काम क्या आएगा? आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ही काम आएगी ना, तो जो आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह नहीं है। सो ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर मैं बार बार पॉइंट आउट कर रहा हूं, लेकिन कोई लोग मानने को तैयार ही नहीं। उल्टे सीधे बच्चे आकर कमेंट करके चले जाते हैं कि यार आप तो दहशतगर्दी बनाना चाहते हैं, इससे तो पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। पाकिस्तान को जोड़ने का ठेका सिर्फ पाकिस्तानी अवाम ने ले रखा है क्या? ये इदारे, ये सुप्रीम कोर्ट, ये जुडिशरी, ये मुस्लिम लीग नून, ये पीडीएम का टोला, ये मीडिया, इन्होंने जोड़ने का ठेका नहीं ले रखा हुआ? यही तो चीज है जिसके ऊपर ये कैपिटलाइज करते रहते हैं। जिस दिन इस फौज को लग पता गया कि पाकिस्तानी फ्रैक्चर हो रहा है, उस दिन ये देखिएगा ये फौज कैसे सीधी हो जाती है। धड़ाधड़ फोन कॉलें होना शुरू हो जाएंगी कि इलेक्शन करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं, आप जो कहेंगे वो कर देंगे। मसला ये है कि इस वक्त इस फौज को, इस सिस्टम को लगता है पीटीआई तो एक बचा पार्टी है, इसको तो हम संभाल लेंगे। जिस दिन इनको पता चल गया कि पीटीआई एक बचा पार्टी नहीं है, पीटीआई बिल्कुल रेजिस्टेंस दे सकती है, पूरी की पूरी रियासत को रेजिस्टेंस दे सकती है, तो फिर देखिएगा ये कैसे नहीं आते नेगोशिएशन टेबल के ऊपर। मसला ये कि आप लोग उस तरफ लेकर ही नहीं जाना चाहते, आप तो अपने ही तमाशों के अंदर बैठे हुए हैं। और फ्रेंकली स्पीकिंग बताता हूं कि इमरान खान की नीयत भी नहीं है इस तरफ लेकर जाने की। इमरान खान वेट एंड सी की पॉलिसी लगाए हुए हैं कि देखते हैं कि कोई रास्ता निकलता है या नहीं निकलता। अल्टीमेटली क्या होगा? आप सोच रहे हैं कि आप फौज के साथ हाथ मिलाकर ही दोबारा से इक्तदार के अंदर आ जाएंगे, फिर एक और हाइब्रिड सिस्टम होगा। उस हाइब्रिड सिस्टम की टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी कि अरशद शरीफ के मामले के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, जनरल बाजवा के मामले के ऊपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं होगी, तो फिर हमने क्या उखाड़ा, क्या अचीव किया इस तमाम तर आजादी की मूवमेंट से? ये सिर्फ इमरान खान को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, ताकि एक और पपेट प्राइम मिनिस्टर आकर बैठ जाए जो कि पहले से कॉम्प्रोमाइज हो। ये वो चीजें हैं जो हमें सोचनी चाहिए कि हम लोग क्या करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर हमने इस रियासत को मजबूत बुनियादों के ऊपर कायम करना है, तो ये रियासत खून मांगती है, खून मांगती है जनरल बाजवा का, खून मांगती है आपकी जुडिशरी का, खून मांगती है मेजर जनरल फैसल नासिर का, खून मांगती है पीपल्स पार्टी से, खून मांगती है पीडीएम से, खून मांगती है मौलाना का, खून मांगती है नवाज शरीफ का, खून मांगती है मरियम नवाज का। इन जालिमों का खून मांगती है ये रियासत। और ये टोटल लोग कितने हैं? तकरीबन 20 के करीबी लोग नहीं है। अगर हम इन 20 या 30 लोगों को फांसी के ऊपर लटका देंगे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल सुधर जाएगा। ये जितने भी चट्टे पट्टे इनके पीछे लगे हुए हैं वो सारे के सारे भाग जाएंगे, वो इन्हें देखेंगे भी नहीं। अल्टीमेटली इमरान खान को वो बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि इमरान खान इस तरह के कोई भी फैसले नहीं लेगा। अल्टीमेटली इमरान खान एक हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाएगा, और हाइब्रिड सिस्टम के नतीजे में एक और जनरल बाजवा पैदा होगा, वो दोबारा से मार्शल लॉ लगा देगा, जिसकी वजह से ये सारा का सारा सिस्टम लपेट लिया जाएगा और फिर से हमें एक और मूवमेंट के अंदर डाल दिया जाएगा। और उस टाइम के ऊपर पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल भी रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे। वो बार बार थक चुके होंगे, और इसलिए थक चुके होंगे क्योंकि इमरान खान ने एक प्रॉपर लीडरशिप नहीं प्रोवाइड की। मैं आपको मिसाल देता हूं, जनरल बाजवा इमरान खान के पास गया कि मुझे एक्सटेंशन दो, 2018 या 19 की बात है। इमरान खान ने धड़ाधड़ एक्सटेंशन वगैरह दे दी। लेकिन यही जनरल बाजवा नवाज शरीफ के पास गया कि मुझे एक्सटेंशन दो, नवाज शरीफ ने कैसी लात मारी जनरल बाजवा को, एक्सटेंशन नहीं लेने दी ना। सो ये वो चीजें होती हैं जो हमें दिखानी पड़ती है, एक लीडरशिप क्वालिटी। ये इमरान खान जिस तरह से झुकता जा रहा है ना, ये मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के हवाले से कुछ मैनेज कर पाएगा। इकोनॉमी तो चला लेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता जो पाकिस्तान को स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत है वो इमरान खान दे सकता है। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।